और बंगाल के इतिहास को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। और बंगाल अगर बात करेंगे तो बंगाल पर ही सबसे पहले अंग्रेजों का नजर पड़ा था। क्योंकि बंगाल की अगर बात किया जाए तो बंगाल उस समय सबसे समृद्धशाली था। सबसे क्या था? समृद्धशाली। यानी बंगाल का एक ऐसा इतिहास पढ़ेंगे जिस पर अंग्रेज सबसे पहले अधिकार करता है, और अधिकार करने के बाद उसका महत्वाकांक्षा बढ़ता है और धीरे धीरे पूरे देश को क्या कर लेता है? गुलाम बना लेता है। उस बंगाल के इतिहास को पढ़ेंगे और काफी डिटेल से पढ़ेंगे। अब बंगाल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला काला नजर जो होता अंग्रेज का, क्योंकि अंग्रेज का मंशा साफ था। अंग्रेज का मंशा क्या था? साफ, कि हमको क्या करना है? देश में, देश को क्या करना है? गुलाम बनाना है। यहाँ पर क्या करना है? शासन प्रशासन करना है। और वो इंतजार कर रहा था कि कब यहाँ का शासक क्या हो? कमजोर हो। और यहाँ का शासक जब कमजोर हुआ तब अंग्रेजों का नजर कहाँ गया? बंगाल पर। नजर तो पहले से ही था, लेकिन शासक को देख रहा था कि शासक जब कमजोर होगा उसके बाद हम जो है बंगाल पर क्या करेंगे? अधिकार करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बंगाल, मैप पर देख लेंगे बंगाल को, और बंगाल है कहां वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिएगा मैप बनाया जाए। एक मैप बना लेते हैं। ये किसका मैप है? अपना प्यारा भारत का, है ना जी। और इस प्यारे भारत में अगर बात करें बंगाल कहाँ है, तो बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था। वर्तमान का एक देश भी बंगाल में है, वर्तमान का बिहार बंगाल में है, वर्तमान का उड़ीसा बंगाल में है, और असम का कुछ क्षेत्र भी कहाँ है? बंगाल में। अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में वर्तमान का क्या है? बिहार है ना जी, जो किसके साथ सीमा बनाता है? नेपाल के साथ। तो वर्तमान में बिहार है। वर्तमान इधर क्या है? झारखंड है। झारखंड के पश्चात इधर आइएगा तो इधर मिलेगा आपको ओडिशा। पहले पश्चिम बंगाल इधर आ जाइएगा, इधर क्या है? पश्चिम बंगाल। फिर इस क्षेत्र में क्या पड़ता है? ओडिशा का क्षेत्र पड़ता है। तो ओडिशा का क्षेत्र हो गया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना दीजिए। इधर आ गया बिहार, फिर झारखंड, इधर हो गया बंगाल। क्या हो गया? बंगाल। ये हो गया आपका झारखंड, और ये हो गया बिहार, और इधर क्या है? ओडिशा। इस क्षेत्र में पड़ता है ओडिशा। ओडिशा, ठीक है। तो बिहार, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया। इस क्षेत्र में आइएगा तो क्या मिलेगा आपको? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो ये सब क्षेत्र को मिलाकर पूरा का पूरा बनता था क्या? पूरा का पूरा बनता था ये बंगाल बनता था। इतना बड़ा बंगाल हुआ करता था। ये क्षेत्र नहीं मिला, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्या था? बंगाल हुआ करता था। ठीक है, तो कलम थोड़ा सा दो साइड वाला ले लीजिए। देखिएगा, तो ये वाला क्षेत्र जो था, ये वाला क्षेत्र सब पूरा क्या कहलाता था? बंगाल कहलाता था। और इसी बंगाल पर जो है नजर पड़ता है किसका? अंग्रेजों का। और ये बंगाल समृद्धशाली क्यों था? तो बंगाल के समृद्धशाली होने का कारण क्या था? तो इधर से एक नदी बहती थी जिसका नाम था ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी बहती थी। उसकी कई सहायक नदी थी। इधर से संतोपत हिमानी से अलकनंदा, और गोमुख हिमानी से भागीरथी नदी। दोनों नदी आगे जाकर जो है ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में क्या करते थे? प्रवेश करते थे। तो ये जो क्षेत्र, अधिकतर क्षेत्र था गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो सहायक नदी था उस क्षेत्र में पड़ता था। इसलिए यहाँ की जो मिट्टी थी काफी उपजाऊ थी, और काफी उपजाऊ मिट्टी होने के कारण ये क्षेत्र काफी उपजाऊ था। मुगलों का जो शासक हुआ करता था टकटकी लगाकर देखते रहता था कि नहीं बंगाल जो है, ये बंगाल से कितना राजस्व आता है, टैक्स कितना आता था। सोचिए कि मुगल बादशाह का भी ध्यान रहता था इस बंगाल के क्षेत्र पर कि यहाँ से टैक्स कितना आता है। तो इतना बड़ा बंगाल जो हुआ करता था, इस बंगाल पर अधिकार तो था मुगलों का। और
मुगल की अगर हम बात करें तो मुगल प्रत्येक प्रांत में 2 अधिकारी की नियुक्ति करता था, एक दीवान और एक सूबेदार, एक दीवान और एक सूबेदार। तो इस बंगाल की हम इतिहास को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, काफी डीप में पढ़ेंगे। तो हम आपको सिर्फ लोकेशन बताए कि वर्तमान के बंगाल में क्या क्या है, तो वर्तमान के बंगाल में ये सब था। अब थोड़ा सा चलते हैं विषय वस्तु पर। तो देखिएगा, विस्तार में आप लोगों को बताए हैं कि बंगाल का जो विस्तार हुआ करता था, वो बंगाल का विस्तार जो है मध्यकाल में बंगाल मुगल बादशाह का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्या था, प्रांत। यानी इस बंगाल पर अधिकार किसका था, तो इस बंगाल पर अधिकार था क्या, मुगलों का अधिकार था। और अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों था, तो अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि ये डेल्टाई क्षेत्र में पड़ता था, यहाँ की भूमि उपजाऊ था और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होता था, राजस्व। उस समय बंगाल में आधुनिक बांग्लादेश, जिसको अभी वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं, बांग्लादेश, पहले यही क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। ये बांग्लादेश 1971 में बना, उससे पहले इसे कहा जाता था क्या, 1947 से लेकर 1971 तक। तो 1947 से 1971 तक इसे क्या कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। तो वर्तमान का बांग्लादेश है, वर्तमान का बिहार है, झारखंड है, ओडिशा है, ये सब क्षेत्र को मिलाकर क्या कहलाता था, बंगाल कहलाता था। इतना बड़ा बंगाल हुआ करता था। आगे, समृद्धशाली का मुख्य कारण क्या था, यह प्रांत जो था गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अत्यंत उपजाऊ डेल्टा के किनारे बसा हुआ था। और आप लोगों को पता होगा कि नदी जब बहती है तो नदी बहने के बाद आपस में क्या करती है, यानी रास्ता में क्या करती है, अपर्दन करती है। और अपर्दन करती है तो मिट्टी कहीं जाकर क्या हो जाती है, जमा कर देती है। जमा करने के बाद उसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो याद रखना है कि डेल्टा के किनारे बसा हुआ था और इसी अत्यंत उपजाऊ भूमि के कारण यहां से मुगलों को भारी मात्रा में क्या प्राप्त होता था, राजस्व प्राप्त होता था, रेवेन्यू प्राप्त होता था, टैक्स प्राप्त होता था। किसको, मुगलों को। जिससे यह मुगल का सबसे समृद्धशाली प्रांत बना। यानी मुगलों का सबसे ज्यादा समृद्धशाली प्रांत कौन हुआ करता था, बंगाल हुआ करता था। और इसीलिए अंग्रेजों का सबसे पहले नजर कहां पड़ता है, बंगाल पर पड़ता है। सबसे पहले अंग्रेज गुलाम किसको बनाने का प्रयास करता है, बंगाल को। मुगल नियंत्रण व्यवस्था, यानी प्रत्येक प्रांत में आपको बताए हैं कि मुगल 2 अधिकारी को क्या करता था, नियुक्त करता था। यानी मुगल बादशाह जो थे प्रत्येक प्रांत पर अपना कड़ा नियंत्रण बनाए रखने के लिए 2 उच्च अधिकारी की क्या करते थे, नियुक्ति करते थे। 2 उच्च अधिकारी की नियुक्ति कर देते थे। और नियुक्त होने वाले जो अधिकारी थे कौन कौन थे, तो एक पद था दीवान का, एक पद किसका था, और दूसरा जो पद हुआ करता था वो सूबेदार का था। तो सोचिए, 2 अधिकारी को प्रत्येक प्रांत पर जहां जहां मुगलों का अधिकार होगा उस प्रत्येक प्रांत में 2 अधिकारी की नियुक्ति करते थे। एक का नाम क्या था, दीवान, और एक का नाम क्या था, नाम नहीं पद। एक का पद क्या था, दीवान, और दूसरा पद कौन सा था, सूबेदार। दीवान का क्या काम हुआ करता था, तो इसका काम हुआ करता था फाइनेंस और टैक्स, यानी फाइनेंस और टैक्स यानी राजस्व की वसूली करना। ठीक है, यानी इसका पूरा था नियंत्रण, पूरे यानी प्रांत में ये क्या करता था, टैक्स की वसूली करता था। किसका काम था, दीवान के पास यह अधिकार था। दूसरा जो था सूबेदार, इसका मुख्य कार्य था सेना पर क्या रखना, नियंत्रण, और प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो आप देख पा रहे होंगे कि दीवान का काम है, इसके पास क्या होगा, रुपया होगा। इसके पास क्या होगा, रुपया होगा। इसके पास होगा रुपया, और इसके पास क्या होगा, सेना होगा। उसके पास क्या होगा, सेना होगा। हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलिए। इस समय अगर बात किया जाए भारत में, तो भारत कई टुकड़ा में बांटा हुआ था। और इस समय अलग अलग प्रांत की अगर बात किया जाए तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रांत की संख्या था। आजादी के समय प्रांत पूछा जाएगा तो आजादी के समय 565 प्रांत था, 565। यानी कुल मिलाकर भारत इतना टुकड़ा में बटा हुआ था। सोचिए, उसमें एक क्या था, बंगाल भी हुआ करता था। ठीक है, तो बंगाल।
अब कहिएगा इतना प्रांत में बटा हुआ करता था, उसमें एक बंगाल हुआ करता था, तो बंगाल में शासन प्रशासन करने के लिए जैसे मान लेते हैं कि मुगल है, मुगल शासन कर रहा है, तो मुगल का यानी जो है मुगल का मान लेते हैं अधिकार है किसके ऊपर, बंगाल के ऊपर। किसके ऊपर, बंगाल के ऊपर। तो बंगाल में क्या औरंगजेब खुद आएंगे शासन करने के लिए? नहीं आएंगे। तो यहाँ पर शासन प्रशासन करने के लिए बंगाल में 2 अधिकारी की नियुक्ति कर देंगे, और 2 अधिकारी की नियुक्ति कर देते हैं। एक दीवान का पद हो जाता है, एक क्या हो जाता है, सूबेदार का पद हो जाता है। अब देखिए 2 अधिकारी की नियुक्ति करते हैं और दोनों अधिकारी का पावर अलग अलग दे देते हैं। देखिए होशियारी क्या करते हैं, एक के पास रुपया है तो सेना नहीं है, और दूसरे के पास सेना है तो रुपया नहीं है। क्या ये दोनों मिलकर चाहेगा तो कर सकता है विद्रोह, किसके खिलाफ, बादशाह के खिलाफ। लेकिन सूबेदार वाला जो पद होता था ना, अपने जो है सगे संबंधी को ही देते थे, कौन, औरंगजेब। और दीवान वाला पद किसी को दे देते थे। तो बंगाल का दीवान जो बनता है, वो बंगाल का दीवान बनाया जाता है किसको, मुर्शिद कुली खां को। किसको बनाया जाता है, मुर्शिद कुली खां को। तो जो हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है, आगे देखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1651 ईस्वी में कहां खोला, हुगली में खोला। कहां खोला, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रथम व्यापारिक कोठी हुगली में खोलता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो 1651 ईस्वी में कहा बंगाल में कदम रख चुका है कौन, कंपनी, 1651। अब 1651 ईस्वी में जब बंगाल में एक कदम रखता है, उसके पश्चात जो मुगल बादशाह होता है, मुगल बादशाह 1707 ईस्वी तक, 1707 ईस्वी तक कौन रहते हैं, औरंगजेब। औरंगजेब। और औरंगजेब के सामने अंग्रेजों का कुछ नहीं चलता था। लेकिन अब अंग्रेज भी इंतजार कर रहा है कि कब औरंगजेब का क्या होगा, नियुक्ति, क्योंकि आने वाला जो शासक है सब क्या है, नालायक है, अयोग्य है, शासक करने योग्य नहीं है। तो औरंगजेब के मृत्यु का इंतजार है किसको, अंग्रेजों को। और ज्यों ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होगी, और बंगाल के इतिहास में अंग्रेज क्या करने लगेगा, हस्तक्षेप करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। ठीक है, तो देखिएगा होता क्या है, इतिहास यहीं से शुरू हो जाएगा। फिर बंगाल के स्वतंत्र नवाबों का कालक्रम एवं इतिहास की अगर बात करें, तो पहला जो नवाब होता है, क्या नाम होता है, मुर्शिद कुली खां। शासनकाल 1717 से 1727 देता है, लेकिन यहाँ 1707। ठीक है, देखिएगा 1700 ही रहने दीजिए इसको, ठीक है, 1700 नहीं, हाँ 1700। शुरुआत कहां से होता है, तो 1700 ईस्वी में। अब 1700 ईस्वी में होता क्या था, तो इससे पहले आपको बताए हैं कि 2 अधिकारी की नियुक्ति होता था, कहां, बंगाल में। एक दीवान और दूसरा कौन था, सूबेदार। तो देखिए औरंगजेब क्या करते हैं, औरंगजेब मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया, तथा अपने पोता, यानी औरंगजेब का जो पोता था उसका नाम क्या था, अजीम उस शान, अजीम उस शान। तो बोले थे ना कि जो सूबेदार वाला पद था वो अपने सगे संबंधी को देते थे, कि सेना रहेगा तो कुछ भी किया जा सकता है। इसीलिए औरंगजेब अपने पोते को बनाता है क्या, सूबेदार। यानी अजीम उस शान के पास क्या होगा, सेना तो होगा लेकिन रुपया, और कहीं भी अधिकार करने के लिए दोनों चीज चाहिए, सेना भी चाहिए, रुपया भी चाहिए। रुपया नहीं रहेगा सेना जाएगा, नहीं जाएगा। फिर आगे दीवान, इसके पास क्या है, रुपया है। तो दोनों के पास अलग अलग शक्ति है। और ये कब हुआ, 1700 ईस्वी में। कौन बनाया, औरंगजेब बनाया। अब स्वतंत्र शासन की स्थापना, अब होता क्या है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब के निधन के बाद मुगल साम्राज्य में कमजोर शासक बने, और इसका पूरा फायदा उठाकर मुर्शिद कुली खां ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये भारतीय इतिहास में ये जो शासक है, भारतीय इतिहास में रंगीला शासक के नाम से जाना जाता है। नाम भी रंगीला है और काम भी इनका क्या था,
इनके शासनकाल की अगर बात करें तो 1719 से 1748। 1748। अब मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में होता क्या है कि जितना भी बंगाल स्वतंत्र हो जाता है, अवध स्वतंत्र हो जाता है, सोचिए। और ये शासन प्रशासन से मतलब नहीं, भर दिन राज दरबार में मदिरा पी के, मदिरा मतलब समझते हैं ना, दारू पी के, और क्या चल रहा था, रंगारंग कार्यक्रम शुरू किए हुए रहते थे, शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं रहता था। तो इसके अधीन जो प्रांत होगा, उस प्रांत में जो अधिकारी होंगे उनको फायदा मिलेगा। फायदा ये होगा कि वो अपना मन से अपने शासन प्रशासन को क्या कर रहे होंगे, चला रहे होंगे। और उसको फायदा ये हुआ होगा कि अब इनके शासन काल में क्या होगा, क्योंकि ये शासन प्रशासन से कोई मतलब रखते हैं, कोई मतलब नहीं रखते हैं, तो इन्हीं के शासन काल में कई प्रांत क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। और कहेगा कि हम मुगल बादशाह को टैक्स नहीं देंगे, मुगल बादशाह के अधीन शासन नहीं करेंगे। उसी में एक शासक होते हैं कौन, मुर्शिद कुली खां। ये सबसे पहले कहते हैं, देखिएगा इन्हीं के शासन काल में बंगाल में स्वतंत्र शासन की नींव रखी। कौन नींव रखे थे, मुर्शिद कुली खां। सन 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने इसे बंगाल का सूबेदार भी बना दिया। देखिए मौका यहाँ कैसे आ रहा है। अब होता क्या है, तो मुर्शिद कुली खां को मुगल बादशाह, यानी किनके शासन काल में आजाद होते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, और शासन काल 1719 है। लेकिन उससे 2 साल पहले की अगर हम बात करें, 1717 ईस्वी में सूबेदारी भी मिल गया। अब देखिए रुपया तो पहले इसके पास होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, दीवानी मामला है। फिर मुर्शिद कुली खां को फर्रुखसियर, ये फर्रुखसियर के बारे में याद रखना है कि ये भी मुगल बादशाह है। और मुगल बादशाह फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को कहा कि जाओ, तुमको अब बंगाल का सूबेदारी भी क्या करते हैं, देते हैं, सौंपते हैं। तो बताइए बंगाल का दीवान और सूबेदार कौन बना, मुर्शिद कुली खां। यानी अब मुर्शिद कुली खां के पास रुपया भी होगा और क्या होगा, सेना भी होगा, दोनों होगा। रुपया और सेना होगा तो विद्रोह करने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। 1717 में ये करते हैं। फिर 1719 ईस्वी में ओडिशा का भी सूबेदारी प्राप्त हो गया। तो सोच लीजिए ओडिशा और कहा, बंगाल, दोनों का सूबेदारी प्राप्त हुआ। तो ओडिशा और बंगाल मिलाकर सेना इनके पास बहुत ज्यादा होगा। और बंगाल सबसे समृद्धशाली प्रांत होगा है, तो टैक्स की वसूली करते होंगे, तो धन दौलत तो और भी ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर अब ये सब चीज से क्या है, परिपूर्ण है। अब सिर्फ घोषणा करेंगे कि हम बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना करते हैं, यही ना करेंगे जी। और यही होता भी है। देखिए 1722 ईस्वी में, कब, 1722 ईस्वी में ये बंगाल में स्वतंत्र शासन की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना। अब समझिएगा, बंगाल में जो स्वतंत्र शासन की स्थापना करते हैं उसके पहले, हल्ला नहीं करिए, देखिए इधर क्या हुआ, इधर कुछ हुआ क्या, देखिएगा। मुर्शिद कुली खां का मूल नाम की अगर हम बात करें, मूल नाम मतलब असली नाम, मुर्शिद कुली खां का असली नाम क्या था, मोहम्मद हैंदी था। मोहम्मद हैंदी था। इन्होंने सहिष्णुता कहने का मतलब हो गया योग्यता के आधार पर प्रशासनिक कार्य देना क्या किया, शुरू किया। तो मोहम्मद हैंदी या मुर्शिद कुली खां की अगर बात करें, तो मोहम्मद हैंदी या मुर्शिद कुली खां सहिष्णुता यानी योग्यता के आधार पर लोगों को काम देना क्या किया, शुरू किया। और होता क्या है, ये राजधानी भी बदलते हैं। कब, तो राजधानी बदलते हैं 1702 ईस्वी में। 1702 ईस्वी में ये एक प्रांत की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है मुर्शिदाबाद। तो एक नगर है, नाम क्या है, मुर्शिदाबाद। एक नगर की स्थापना करते हैं, नाम क्या है, मुर्शिदाबाद है। कब, 1702 ईस्वी में स्थापना किया और अपनी नई राजधानी बनाया। अब यहां से क्वेश्चन आ रहा होगा ना दिमाग में कि नया राजधानी बनाया, तो इससे पहले राजधानी कौन था। तो बंगाल का पहला राजधानी ढाका था। यहाँ तो दिया हुआ है ना, बंगाल की राजधानी पहले क्या थे, ढाका। तो बंगाल की पहली राजधानी ढाका।
1702 ईस्वी में मुर्शिदाबाद नगर की स्थापना करते हैं और क्या बनाते हैं, बंगाल का राजधानी बनाते हैं। कौन, मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां किस नगर की स्थापना करते हैं, मुर्शिदाबाद। फिर गरीब किसान के हितों के लिए, ये गरीब किसान का भलाई हो उसके हित के लिए एक ऋण देते हैं, जो कृषि ऋण होता है, लोन होता है, नाम क्या है, तकाबी ऋण। तो तकाबी ऋण भी उपलब्ध करवाते हैं, किसके लिए, किसानों के लिए। राजस्व और कर की कुशल वसूली के लिए, यानी टैक्स की कुशल वसूली के लिए इन्होंने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किया। तो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत कौन किए थे, मुर्शिद कुली खां। और इस प्रकार से शासन, स्वतंत्र शासन की स्थापना तो 1722 में किए थे। 1722 में किसके शासन काल में, मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में। और शासन प्रशासन करते हुए 30 जून 1727 ईस्वी को मुर्शिद कुली खां की क्या हो गए, मृत्यु। तो जो बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किए कब 1722 ईस्वी में, उनकी मृत्यु कब हुआ, 30 जून 1727। एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा। तो बताइएगा, वर्तमान के बंगाल में ओडिशा है, बिहार है, बंगाल है, बांग्लादेश है, असम का भी कुछ क्षेत्र है। तो जो बंगाल था वो उपजाऊ था। उपजाऊ क्यों था, क्योंकि वहां का जो मिट्टी था वो डेल्टाई था। कैसा था, डेल्टाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में बसा हुआ था। और इसीलिए सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता था किसको, मुगलों को। ठीक है, अब मुगल को प्राप्त होता था। तो मुगल बादशाह उस समय कौन थे, औरंगजेब थे। और औरंगजेब ने जो है बंगाल प्रांत में दो अधिकारी की नियुक्ति किए थे। पहला कौन था, दीवान, दूसरा कौन था, सूबेदार। दीवान किसको बनाया, मुर्शिद कुली खां को। दीवान किसे बनाया, दीवान मुर्शिद कुली खां को। और सूबेदार किसे बनाया, अपना पोता, नाम क्या था, अजीम उस शाह। फिर 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु। उससे पहले 1702 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां एक नगर की स्थापना करते हैं। उसका नाम क्या होता है, मुर्शिदाबाद। नाम क्या होता है, मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद को अपना राजधानी बनाते हैं। और इससे पहले बंगाल का राजधानी क्या था, ढाका था। क्या था, ढाका। ढाका वर्तमान में किसका राजधानी है, बांग्लादेश का। किसका राजधानी है, बांग्लादेश का राजधानी है। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। फिर मुर्शिद कुली खां को 1717 ईस्वी में कहां का सूबेदारी प्राप्त हुआ, ओडिशा का। ओडिशा का, ये सॉरी, 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदारी प्राप्त हुआ। किसका, बंगाल का। और 1719 ईस्वी में कहां का, तो देख लिए काफी अच्छा स्थिति में आ चुके हैं कौन, मुर्शिद कुली खां। क्योंकि बंगाल का दीवान सबसे समृद्धशाली, मुगलों का सबसे समृद्धशाली प्रांत का क्या है, वो पहले से दीवान है, रुपया पैसा भरल होगा। दूसरा बात है कि बंगाल में सूबेदारी भी प्राप्त हो गया किनको, मुर्शिद कुली खां को। कौन दिए थे, कौन दिए थे, फर्रुखसियर दिए थे। कौन दिए थे, फर्रुखसियर। फिर 1719 ईस्वी में, और 1719 ईस्वी में ओडिशा का भी सूबेदारी प्राप्त हो गया किसको, मुर्शिद कुली खां को। तो ये अच्छा स्थिति में आ चुके हैं, सेना रुपया पैसा सबसे परिपूर्ण हो चुके हैं। और मोहम्मद शाह रंगीला उधर नाच कर रहा है, दारू पी के नौटंकी कर रहा है। और उन्हीं के शासन काल में ये फायदा उठाएंगे इसका। 1722 ईस्वी में क्या करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। और इस प्रकार से फिर शासन प्रशासन करेंगे, ताकाबी ऋण देंगे, इजारी प्रथा शुरुआत करेंगे। उसके बाद जो है सही सुनता के आधार पर काम देना शुरू करेंगे। और जो है 1727 ईस्वी में कहा चले जाएंगे, भगवान के पास। ठीक है। और उसके पश्चात होता क्या है, इनका कोई उत्तराधिकारी था नहीं, उत्तराधिकारी नहीं था। तो फिर शासक कौन बनता, क्योंकि बेटा, राजा का ही बेटा क्या बनेगा, राजा। लेकिन बेटा रहेगा तब न राजा बनेगा। तो बेटा नहीं था उस समय। तो राजा बनता है शुजाउद्दीन। कौन बनता है, तो बंगाल का दूसरा नवाब कौन बना, शुजाउद्दीन। पता है कौन थे, तो मुर्शिद कुली खां के मृत्यु के बाद उसका दामाद कौन थे, दमाद क्या बनता है, बंगाल का अगला
नवाब बनता है। ठीक है, भतीजा बोलिए दामाद बोलिए, इस्लाम धर्म में ऐसा चलता है, पता है ना। तो ये बात याद रखिएगा। इसके शासन काल में बिहार का एक नया सूबेदार अली बर्दी खां, कौन? अली बर्दी खां। तो कंफ्यूजन होगा, एक बार बोल दीजिएगा मुर्शिद कुली खां, एक बार बोल दीजिएगा अली बर्दी खां, तो दिक्कत होगा। तो मुर्शिद कुली खां जब मर जाते हैं तो उनका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का क्या बनता है? नवाब। और इन्हीं के शासन काल में, यानी सुजाउद्दीन के शासन काल में ही बिहार का एक नया सूबेदार, क्या नाम है? अली बर्दी खां बना। और इसके बाद बिहार सिर्फ नाम मात्र का, संवैधानिक रूप से, सिर्फ कानूनी रूप से किसका हिस्सा था? बंगाल का हिस्सा था। नहीं तो सब चीज A to Z कौन देखता था? अली बर्दी खां। अली बर्दी खां को एहसास हो जाता था कि हम सिर्फ नामे मात्र के क्या हैं? बंगाल की हिस्सा है, नहीं तो सब तुम मालिकाना हक हमें राजा की तरह हम यहाँ शासन कर रहे हैं। कौन? अली बर्दी खां। और बात भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से शासन प्रशासन करते हैं, और शासन प्रशासन करते 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 सुजाउद्दीन का क्या हो जाता है? 1739 ईस्वी में मृत्यु। 1739 ईस्वी में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इनके शासन काल की एक घटना यही याद रखना है कि इन्होंने अपने शासन काल में अली बर्दी खां को किसका? बंगाल का क्या बनाया? सूबेदार। ठीक है, सॉरी बंगाल बोल रहे, बिहार, बिहार अपना प्यारा बिहार, गौरवशाली बिहार। आगे सरफराज खां, अगला कौन होगा? सरफराज खां। अब सरफराज खां के शासन काल की अगर बात करें तो 1739 से 1700 कितना है? 40। ये कौन था? तो ये सुजाउद्दीन का पुत्र, और सरफराज खां जो था, सुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खां इसका क्या बना? अगला उत्तराधिकारी बना। तो याद रखना है कि सरफराज खां बनता है बंगाल का क्या? अगला उत्तराधिकारी। लेकिन इससे दुखी हो गया कौन? अली बर्दी खां। अली बर्दी खां इससे ज्यादा योग्य था। किससे? सरफराज खां से खूब ज्यादा योग्य था। लेकिन क्या सुजाउद्दीन अली बर्दी खां को शासक बनाया? नहीं, क्योंकि राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। सिस्टम तो ये था, यानी वंशागुणत शासन था। तो अली बर्दी खां बोला कि हम योग्य हैं किससे? सरफराज खां से, लेकिन हमें बंगाल का नवाब नहीं बनाया, इसीलिए लड़कर लेंगे क्या? गद्दी, आजादी नहीं, गद्दी। ठीक है, कौन सा गद्दी? कहां का गद्दी? बंगाल का। और युद्ध करेंगे किससे? सरफराज खां से। कौन? अली बर्दी खां, जो बिहार का क्या है? सूबेदार। अब गिरिया के युद्ध में 1740 ईस्वी में जो है, अब लड़ते हैं, उस युद्ध का नाम क्या होता है? गिरिया का युद्ध। 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध लड़ते हैं, और इस युद्ध में अली बर्दी खां सरफराज खां को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। और पराजित करके छोड़ते नहीं हैं, भगवान के पास पहुंचा देते हैं, मार डालते हैं, और स्वयं कहते हैं हम क्या है? अब बन लो और राजा बनेगा। योग्य है नहीं, राजा बन गया। तो मारा गया। राजा नहीं बनता तो जिंदा रहता कि नहीं रहता? तो अब अगला राजा कौन बनेंगे? राजा बनेंगे कि नवाब बनेंगे? नवाब, क्योंकि बंगाल के जो राजा था उसको क्या कहा जाता था? नवाब कहा जाता था। तो यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यानी पहला शासक कौन बना? मुर्शिद कुली खां। दूसरा कौन बना? सुजाउद्दीन। तीसरा कौन बना? सरफराज खां। मारा गया किसके द्वारा? अली बर्दी खां के द्वारा। अब अली बर्दी खां बनेगा अगला शासक, यानी नवाब। अली बर्दी खां के शासन काल की बात करें तो 1740 से 1756। अली बर्दी खां एक अत्यंत योग्य था। अगर योग्य नहीं होता तो गुस्सा उठता? गुस्सा उठता? नहीं उठता गुस्सा। योग्य था, इसीलिए इसको ज्यादा गुस्सा उठा कि हमको राजा नहीं बनाया, हमसे कमजोर बकलोल को राजा बना दिया, मार देंगे। किसको? सरफराज खां को मारिए दिया गिरिया के युद्ध में। कूटनीतिज्ञ भी था, दूरदर्शी भी था। दूरदर्शी मतलब बहुत दूर का सोचता था। कौन? अली बर्दी खां।
अब इन्हीं के शासन काल में इधर से फिर आते हैं मराठा संकट। कौन सा संकट? मराठा संकट। और क्योंकि थोड़ा सा मैप में देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा मैप में देखना है, इस क्षेत्र में शासन कौन करते हैं? मराठा। इस क्षेत्र में शासन मराठा का होता है। सोचिए, मराठा, यहां पर हो जाता है मैसूर का शासन, ठीक है। इस क्षेत्र में हैदराबाद हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मराठा इधर जाएगा किस पर आक्रमण करने के लिए? बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जाएगा। और जो ही बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जाएगा, उस समय वहां का राजा कौन होगा? नवाब कौन होगा? अली वर्दी खान। तो देखिए, यह अपने शासन काल में सबसे ज्यादा मराठा आक्रमण से क्या थे? परेशान थे। मराठा आक्रमण से क्या थे? परेशान थे। इन्हीं के शासन काल में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ने बंगाल पर भीषण हमला किया। तो मराठा जो पेशवा हुआ करता था, नाम क्या था? बालाजी बाजीराव, ठीक है। पेशवा जो पद हुआ करता था वो वंशानुगत था, ठीक है। छत्रपति के बाद सबसे बड़ा पद कौन था? पेशवा था। और उस समय पेशवा कौन थे? जब अलीवर्दी बंगाल के नवाब हैं, तो बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ने बंगाल पर भीषण आक्रमण किया और विवश होकर 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने मराठा को उड़ीसा का क्षेत्र दे दिया और 6 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया। यानी ये जो क्षेत्र है उड़ीसा का क्षेत्र, इस पर किसका अधिकार हो गया? किसका? मराठा का अधिकार हो गया। सोचिए, मराठा का अधिकार हो गया। कब की बात है ये? 1751 ना? 1700 कितना? 1751। और बोला कि हम मराठा को क्या लाख रुपया देंगे? 6 लाख रुपया देंगे। अब सोच लीजिए, ठीक है। तो ये घटना घटा था। आगे फिर बाद में होता मुगलों से संबंध विच्छेद, यानी नवाब बनने के बाद इसने मुगल को वार्षिक कर टैक्स देना क्या किया? बंद कर दिया, पूरा तरह बंद। कौन? अलीवर्दी खान। इससे पहले जो था वो टैक्स देता था, थोड़ा बहुत टैक्स मिलता था अधीन, लेकिन अधीन नहीं था, स्वतंत्र था। थोड़ा बहुत टैक्स देता था किसको? मुगलों को, अंग्रेज को नहीं, मुगलों को। लेकिन ये जब शासक बनते हैं अलीवर्दी खान, तो कहते हैं हम मुगल को थोड़ा सा भी, रत्ती भर भी टैक्स नहीं देंगे। पूर्ण रूप से टैक्स देना क्या कर दिया? बंद कर दिया गया, ठीक है। और इन्हीं के शासन काल को, इसके कुशल शासन काल में बंगाल इतनी आर्थिक संपन्नता आई, बंगाल में इतना ज्यादा खुशहाली आया, इतना ज्यादा सबके पास रुपया पैसा धन दौलत अन्न हो गया खाने के लिए, कि बंगाल को कहा जाने लगा क्या? स्वर्ग। क्या कहा जाने लगा? कि किनके शासन काल को बंगाल का स्वर्ग कहा जाता है? अलीवर्दी खान के शासन काल को बंगाल का स्वर्ग कहा जाता है। और ये अंग्रेज की तुलना, प्रसिद्ध कथन है इनका, किनका? अलीवर्दी खान का। ये अंग्रेज की तुलना करते हैं। और अंग्रेज की तुलना किससे करते हैं? तो अंग्रेज की तुलना मधुमक्खी से करते हैं। किससे करते हैं? मधुमक्खी से करते हैं। एक ऐसा बताइए, क्वेश्चन पूछते हैं, एक ऐसा जीव का नाम बताइए जिसका बाथरूम खाते हैं हम लोग। हाँ, याद रखिएगा। तो मधुमक्खी से किए थे और कहा था यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देगी, और यदि इन्हें छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेगी। बात सही है कि नहीं है? मधुमक्खी छाता लगाया हुआ है, उसमें ढेला नहीं मारिएगा तो शहद देगा, कुछ दिन के बाद उसमें से निकाल लीजिएगा अच्छा से, और नहीं तो ये ढेला मार के देखिए क्या करेगा? काट काट कर खा जाएगा। तो अंग्रेज का तुलना भी करते हैं, अंग्रेज को छेड़ो नहीं, उसको जितना ज्यादा छेड़ोगे उतना ज्यादा क्या करेगा? वो परेशान। यही था इनका दूरदर्शी दिमाग। इसीलिए कहा गया कि ये क्या थे? दूरदर्शी सोचते थे। क्या थे ये? दूरदर्शी थे ना, दूरदर्शी शासक थे। तो प्रसिद्ध कथन है, ऐसा कौन सा शासक है जो अंग्रेज की तुलना मधुमक्खी से किए? तो क्या बोलिएगा? कौन? अलीवर्दी खान। और बेचारा का मृत्यु हो जाता है 1756 ईस्वी में। अलीवर्दी खान का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और अलीवर्दी खान का जब मृत्यु होता है
तो बताइए अलीवर्दी खान निपुत्र था। निपुत्र मतलब समझते हैं, जिसका कोई पुत्र नहीं हो, मतलब पुत्र नहीं हो, उसी को क्या बोलेंगे? निपुत्र। नहीं बोलेंगे जी? अरे पंजाब में पुत्र ही कहा जाता है, नहीं कहा जाता जी? हंसने वाली इसमें क्या बात है? तो कोई पुत्र नहीं था लेकिन पुत्री थी, पुत्री थी। अलीवर्दी खां को कोई अपना पुत्र नहीं था बल्कि 3 पुत्रियां थी। अब बताइए राजा है, कौन है राजा? अलीवर्दी खां राजा है। जब अलीवर्दी खां राजा होंगे बंगाल के, तो उसकी जो पुत्री होगी वो क्या होगी? राजकुमारी होगी। क्या होगी? और राजा बेटा क्या होगा? राजकुमारा। राजकुमार क्या होगा? राजकुमार होगा। तो पुत्री जो राजकुमारी है उसका विवाह किसके साथ होगा? विवाह भी होगा ना, राजकुमार के साथ होगा। तो वहीं के जो स्थानीय नवाब होंगे, तीनों का विवाह राजकुमार के साथ किया जाता है, वहीं के स्थानीय राजकुमार के साथ। तो किसका किसका? तो देखिए याद रखना आप लोगों को, हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। ढाका, ढाका के जो नवाब थे उनका नाम क्या था? घसीटी बेगम। देखिए नाम कितना खतरनाक है। ढाका के नवाब से किसका ब्याह हुआ? यानी यह नवाब आए नवाबनी बन चुके हैं, आपने बनी है। पूर्णिया के नवाब से किसका ब्याह? माइनुमा बेगम। तो देख लीजिए पूर्णिया, पूर्णिया का जो नवाब था उससे ब्याह हुआ किसके? पटना के नवाब से अमीना बेगम। यानी तीनों राजकुमारी का विवाह अलग अलग जो है नवाब से हो गया। ठीक है, एगो ढाका के नवाब से, एगो पूर्णिया के नवाब से, एगो को पटना के नवाब से। लेकिन आगे लड़ाई होगा कि नहीं होगा? लड़ाई होगा। 3 गो बहन का शादी अलग अलग राजा से हो गया, अलग अलग नवाब से हो गया। और जब बात आएगा कि बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा, तो तीनों का पुत्र कहेगा हम बनेंगे, नाना मर गया, हम बनेंगे, नाना मर गया। कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा ना जी? तो कहानी यही चीज हो जाता है शुरू, और इसी का फायदा उठाएगा कौन? अब अंग्रेज। क्योंकि जब अपने में बनाव नहीं होगा, नहीं कहते हैं कि पूरा दुनिया को जीत लीजिएगा, लेकिन अपनों से क्या होइएगा? हार जाइएगा, अपने से हार जाइएगा। ठीक है, तो वही होता है कि पूरे शासन प्रशासन यहाँ तक ठीक ठाक चल रहा है, अंग्रेज भी देख रहा है, कभी जो है हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन क्या होता है, ये तीनों का तीनों यानी जो है घसीटी बेगम, माइनुमा बेगम, अमीना बेगम जो है आपस में ही उलझ जाती है कि राजा हम बनेंगे तो हम बनेंगे। लेकिन होता क्या है कि पटना के नवाब से और अमीना बेगम से एक पुत्र की प्राप्ति होता है। दोनों को क्या नाम क्या होता है? सिराजुद्दौला। नाम क्या होता है? तो पटना के नवाब का बेटा हुआ करता था, नाम क्या था? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला का ज्यों ही बना दिया जाता है बंगाल का नवाब, क्यों ही इधर से घसीटी बेगम, माइनुमा बेगम, बड़े बड़े जमींदार बंगाल के किसका विरोध करने लगता है? सिराजुद्दौला का विरोध करने लगता है। किसका विरोध करने लगता है? सिराजुद्दौला का विरोध करने लगता है। ठीक है, तो देखिएगा, कने भाग गया, रुक जाइए। देखिएगा अब आगे, अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी अमीना बेगम के योग्य पुत्र, चूंकि अलीवर्दी खान दूरदर्शी था कि नहीं था? और दूरदर्शी था तो देख लिया कि बंगाल में अच्छा से शासन प्रशासन कौन करेगा? तो कौन करेगा? सिराजुद्दौला करेगा। पटना के नवाब यानी अमीना बेगम का योग्य पुत्र है। बताइए, नवाब बनते ही सिराजुद्दौला का तीव्र विरोध। उसकी मौसी, नहीं मौसी होगी, मौसी का नाम क्या है? घसीटी बेगम। अब घसीटेगा किसको? सिराजुद्दौला को, नाम भी और काम भी। और उसके बाद मौसी के बेटा मौसेरा भाई जो पूर्णिया का नवाब हुआ करता था, नाम क्या था? साकेत जंग। यानी मौसेरा भाई भी इसको छोड़ेगा ना, कि हम भी तो बन सकते थे। और दावा करना तो सही था, क्योंकि पापा में तो सबका अधिकार होता है ना जी, इसीलिए। फिर बंगाल के जो बड़े धनवान व्यापारी थे, नाम क्या था? जगत सेठ और अमीर चंद। यानी सोच लीजिए, ज्यों ही पटना के जो नवाब का बेटा था सिराजुद्दौला,
वो राजा बनते हैं, नवाब बनते हैं, तो सब जल कर खाक हो रहा है। कौन कौन? घसीटी बेगम, मौसेरा भाई पूर्णिया, साकेत जंग, और बंगाल का बड़का बड़का नवाब, नाम क्या है, सॉरी व्यापारी, और बोल सकते हैं कि नाम क्या है, जगत सेठ और अमीर, सब एकदम पूरा विरोध कर रहा है। किसका? अंग्रेज भी टुकुर टुकुर यही देख रहा है कि आप उसके परिवार में बनाव नहीं है, फायदा उठाया जाए इसका। और अंग्रेज मौका का फायदा काफी अच्छा से उठाना जानता था, आग में घी डालना अच्छा से जानता था। अब अंग्रेज क्या करेगा, इसी का फायदा उठाएगा और क्या करेगा, कलकत्ता का किलाबंदी करना क्या करेगा, कहेगा उधर अपने में क्या है, वो लड़ाई कर रहा है, इधर फटाफट कलकत्ता के चारों ओर बड़का बड़का दीवार से घेरो कलकत्ता को। ठीक है, शुरू कर दिया। कौन? अंग्रेज। नवाब के परिवार के इस आंतरिक कलह को देखकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फायदे के लिए कलकत्ता की अवैध किलाबंदी करना क्या किया, शुरू कर दिया। यानी नवाब अपने में लड़ने दो उसको, इधर क्या करो, कलकत्ता का किलाबंदी करो। सिराजदौला को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? पता चल जाता है। सिराजदौला इसका कठोर कड़ा विरोध किया, लेकिन अंग्रेज बोला कि पहले अपना घर वाला आग बुताओ ना, दूसरा बुताने आ रहा है, पहले अपना घर वाला आग बुताओ, अपने घर में अपना घर में जो लड़ा है पहले उसको शांत करो। विरोध किया, लेकिन अंग्रेज माना नहीं, माना। सोचा कि पहले अपना घर वाला लड़ा है तो ठीक करे, तब तक जब तक ठीक रहेगा तब तक तो किलाबंदी कर देंगे। और एक बार किलाबंदी कर दिए तो फिर हमको जो हराने वाला कौन है, कोई नहीं हराएगा। छत पर चल जाइएगा, नीचे से कोई ईटा मारिए, नीचे से जो है जीत जाइएगा नहीं, ईटा कपार फोड़ दीजिएगा सबको मारते मारते, यही नहीं होता है। तो वो सोच रहा था, चूंकि अंग्रेज के पास आधुनिक हथियार था, अगर एक बार कलकत्ता का किलाबंदी कर लेता तो कलकत्ता पर अधिकार किसका हो जाता, अंग्रेज का हो जाता। अब देखिए, जब नहीं माना तो सिराजदौला भी छोड़ने वाला है, ये अपने गुस्सेदार है, पटना वाला है, बेगूसराय बगल वाला है कि नहीं जी। अब बेगूसराय वाला तो अपने रंगदार होता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो गुण जाएगा पटना वाला पर। तो होता क्या है कि कलकत्ता पर आक्रमण करना क्या करते हैं, ये शुरू कर देते हैं, कहते हैं तैयार करो सेना। और अच्छा से सेना तैयार हो चुका है, और कहां निकल जाते हैं, इस दृष्टता के कारण 15 जून 1756 ईस्वी को एक विशाल सेना लेकर, बहुत बड़ा सेना लेकर सिराजदौला कलकत्ता पर क्या करते हैं, लड़का कलकत्ता पर क्या करते हैं, बना देंगे तुरंत में, जो हल्ला करेगा मिर्जाफर बना देंगे, हाँ खड़ा कर देंगे, सब देख लेगा। मिर्जाफर वाला आगे कहानी भी है, ठीक है। तो 1700 डेट देख लीजिए, डेट याद रखना, 15 जून 1756 ईस्वी को एक विशाल सेना लेकर कहां चल देते हैं, कौन, सिराजदौला। क्यों जा रहे हैं, युद्ध करने की, नाच देखने, युद्ध करने जा रहे हैं, ठीक है। उस समय कलकत्ता के अंग्रेज अधिकारी, नाम क्या है, रोजर ड्रेक, सुनता है ना तो इसका हालत खराब हो जाता है कि अत्य सेना लेकर आ रहा है, कौन, कलकत्ता, बहुत बड़ा सेना लेकर कलकत्ता की ओर मारने के लिए। अब दूसरा कौन था, मिनी चीन, ठीक है। तो रोजर ट्रैक और मिनी चीन दोनों का हालत खराब है डर से, और सेना के बारे में जब जानकारी मिलता है कि इतना सेना लेकर आ रहा है तो बेचारा दोनों पहले डर से भाग जाता है, डर से भाग जाता है, डर के मारे भाग खड़े हुए। और बंगाल में एक जो है द्वीप है, बंदरगाह है, नाम क्या है, फुल्टा, नाम क्या है, फुल्टा। तो फुल्टा नामक बंदरगाह में जाके छुप गया, क्या हुआ, छुप गया, कौन, रोजर ट्रेक और मिनी चीन, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन रहेगा कि जब बहुत विशाल सेना लेकर सिराजदौला कलकत्ता की ओर आ रहा था आक्रमण करने के लिए 15 जून 1756 को, तो वहां के अंग्रेज अधिकारी कौन थे, रोजर ट्रैक, मिनी चीन। कहां भाग गया, फुल्टा नामक गुफा में छिप गया। और जब छिप गया तो यहाँ सेना लेकर पहुंचते हैं तो सब फरार है, कोई नहीं मिला, कोई मिला। अब जब कोई नहीं मिलता है तब कलकत्ता पर अधिकार बिना युद्ध कर ले हो जाता है, किसको, सिराजदौला को। बताइए सिराजदौला का मन तो क्या कर रहा होगा कि इतना परेशान होकर इतना दूर से इतना बड़ा सेना लेकर आए, लेकिन सब भाग गया, डर से कुछ नहीं कर पाए, गुस्सा से। पहले कलकत्ता पर तो अधिकार हो जाता है
और कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद कलकत्ता मणिक चंद्र नामक व्यापारी को सौंप देता है। मणिक चंद्र नामक व्यापारी को क्या करता है? सौंप देता है। और कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर देता है। क्या कर देता है? कहिएगा अलीनगर कौन था? तो याद रखना है, कलकत्ता पर पूर्ण अधिकार करने के बाद सिराजुद्दौला कलकत्ता का नाम बदलकर अपने नाना के नाम पर क्या अलीनगर कर देता है। वह कलकत्ता की जिम्मेदारी किसको? मणिक चंद्र नामक व्यापारी को सौंपकर वापस राजधानी लौट जाते हैं। यानी कलकत्ता दे देते हैं मणिक चंद को कि लो कलकत्ता में अच्छा से शासन प्रशासन करना, हम जा रहे हैं। और इसका नाम अब कलकत्ता नहीं रहेगा, इसका नाम अब क्या होगा? अलीनगर होगा। अलीनगर हम इसलिए नाम रखे हैं क्योंकि अली जो है मेरे नाना का क्या है नाम, अपने नाना के नाम पर अलीनगर नाम रख दिए। ठीक है, आगे देखिएगा, रास्ता में एक घटना घटता है, क्योंकि मन तो एकदम जो है इनका काफी गुस्सा में है, गुस्सा से लाल हो चुके हैं कि कोई अगर मिल जाता तो उसको छोड़ते नहीं। और गलती से रास्ता में मिल भी जाता है 20 जून को। 20 जून 1756 ईस्वी को, गुस्सा से लाल पीला तो है ही, 20 जून को जो है कलकत्ता में घटित होता है एक घटना। और घटना घटित क्या होता है कि एक अंग्रेज छावनी होता है, आराम से बैठ कर अपने हथियार को एकदम पूरा से पोंछ पाछ रहा है। कोई सोया हुआ है, कोई कसरत कर रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ। और नजर जाता है किसका? सिराजुद्दौला को, कि अंग्रेज है रे अंग्रेज। और अंग्रेज जब देखता है तो खून खौल जाता है किसका? सिराजुद्दौला का। कहता है पहले चारों तरफ से क्या करो? घेर लो सबको। सेना विशाल था ही, चारों तरफ से क्या किया गया? घेर लिया गया। घेरने के बाद बोला गिनो, क्या है? सबको गिनवाया। कुल मिलाकर 146 अंग्रेज था। कितना अंग्रेज था? 146 अंग्रेज था। बोला सबको ले चलो बंदी बनाकर। सबको अपने साथ ले जाते हैं कलकत्ता। और कलकत्ता में ही एक जगह टेपते हैं, और उस जगह पर एक कमरा था, काफी छोटा कमरा था। उस कमरा में 100 यानी लंबा कितना? 18 फीट लंबा, 14 फीट चौड़ा कमरा था, अत्यंत छोटा था। बताइए, 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा कमरा में 146 अंग्रेज को क्या किया? ठूस दिया। ठीक है, जैसे नहीं होता भूसा कैसे कसते हैं, खिड़की खोल कर ठूस रहा है, गेट में ताला मार दिया, पूर्ण रूप से बंद। समझ गए ना? और इतना गर्मी में, अब देख लीजिए कब है? 20 जून। 20 जून, जून के महीना में गर्मी होता है। इससे पिछला महीना में कितना मस्त गर्मी था जी, मजा आ जाता था पढ़ने में। क्या तो उतना गर्मी में अब सोचिए, आप लोग को हटा हटा बैठाते हैं तो इतना हालत खराब होता है। इतना बड़ा रूम है, इससे आधा रूम में 146, आप लोग कितना है सोच लीजिए। 100 इमेजिन करिए, इससे आधा रूम में 146 को उतना गर्मी में बंद करके बाहर से ताला मार देंगे, पंखा तो दूर की बात है, क्या हाल होगा? हाल खराब होगा कि नहीं होगा? हाल खराब हो जाएगा। ठीक है, कोई उल्टी कर देगा तो कोई बाथरूम कर देगा, कोई लेटरिन कर देगा, कोई पेशाब कर देगा, कुछ भी कर सकता, नहीं कर सकता। किसी को तो दम घुटने से मृत्यु हो जाएगा। और यही होता है। 146 गो में से 23 गो जिंदा बचा। क्या जिंदा बचा? मात्र 23 गो जिंदा बचा, 123 मर गया। सोचिए, अगला दिन जब गेट खोलते हैं तो 23 गो जिंदा बचता है। उस 23 गो में से एक होता है अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम होता है हॉलवेल, जॉन हॉलवेल। क्या नाम होता है? जॉन हॉलवेल। और यही घटना प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण बना। इसी को कहा जाता है प्लासी के युद्ध का पहला एपिसोड। यही घटना के कारण होता है प्लासी का युद्ध। यही हॉलवेल जाकर बताता है मद्रास मुख्यालय को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना किया, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब सबको जो है गेट बंद करके चला गया। अगला दिन जो है हम कैसे हो बचकर आए हैं। ठीक है, किसको बताया? मद्रास स्थित मुख्यालय में बताया। जब मद्रास स्थित मुख्यालय में बताते हैं तो देखिए, इस त्रासदी का खबर अंग्रेज के मद्रास मुख्यालय को लगा तो वहां से वाटसन नौसेना प्रमुख था। ठीक है, एकदम बढ़िया से नाव पर अपना सेना को तैयार करके वाटसन यहाँ नौसेना प्रमुख था।
और रॉबर्ट क्लाइव थल सेना प्रमुख था। रॉबर्ट क्लाइव बोला कि तुम जाओ किधर से, यहाँ मद्रास, तुम नाव से जाओ वाटसन, हम इधर कहां से जाएंगे, स्थल से जाएंगे। छोड़ना नहीं है किसको, सिराजदौला को। लेकिन होना भी चाहिए, ऐसे भी मारा जाता है कहीं, बताइए, मारा जाता है तो बताइए। तो दोनों चल दिया, एक विशाल सेना लेकर कलकत्ता विजय के लिए निकले, दोबारा कलकत्ता पर नियंत्रण भी कर लिया। सोच लिए, कलकत्ता विजय के लिए निकला, माणिक चंद्र डर से भाग जाएगा क्योंकि अंग्रेज के पास आधुनिक हथियार है। कलकत्ता पर पुनः अधिकार हो गया, किसका, अंग्रेज का। विवश होकर नवाब 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि करना पड़ा। यानी नवाब अगर युद्ध करता तो उस समय हार भी सकता था, इसलिए चूंकि नवाब भी गलती किया है, ऐसा नहीं गलती नहीं किया, नवाब गलती किया कि नहीं किया, ऐसे नहीं मारना चाहिए, ठीक है। गोली उली मार देता, बेरहम की तरह मारा है जी, घुट घुट कर मर रहा होगा। जैसे देखते उल्टा आसान कैसे चलता है, एक के बार तो नहीं मरा होगा, गोली मारता तो मर जाता, जो है तनिक जी लेता होगा फिर मरने के लिए तैयार हो जाता, तनिक जी लेता होगा फिर मरता होगा, इस प्रकार से घुट घुट कर मर रहा होगा। अब होता क्या है कि अलीनगर का संधि कब होता है, 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर का संधि होता है। और अलीनगर के संधि में क्या होता है देखिएगा, अलीनगर के संधि में देखिएगा, अंग्रेज को दोबारा कलकत्ता की किलाबंदी का पूर्ण अधिकार मिला। सिराजदौला डर से बोला कर लीजिए, किलाबंदी करना है, किलाबंदी कर लीजिए, कोई दिक्कत न है हमको। आगे युद्ध अर्जन के रूप में अंग्रेज को 3 लाख रुपया दिया, बोला कि हम मद्रास से आए हैं, नौसेना वाटसन मेरा दोस्त नौसेना लेकर आया, हम थल सेना लेकर आए, हमारे इतना रुपया क्या हुआ, खर्च हुआ, 3 लाख खर्च हुआ, देगा कि नहीं देगा, बोला ये भी दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा जारी घोषणा पत्र, बोला 1717 में जो फर्रुखसियर बोला था कि जैसे व्यापार करना है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लागू होगा। अब कहां, बंगाल में, मानेगा कि नहीं मानेगा, बोला ठीक है मान लेते हैं। तो व्यापारिक छूट मिला और इस प्रकार से अलीनगर संधि में अंग्रेजों को क्या मिला, बंगाल में कुछ ना कुछ अधिकार मिला कि नहीं मिला। पहला बार लगा कि नवाब जो है अंग्रेज के सामने झुका। कौन नवाब, सिराजदौला। तो नवाब भी हल्का गलती किया, गलती नहीं किया, ठीक है, आप लोग रहते तो इससे भी ज्यादा कड़ा सजा देते, क्या जी, हाँ, वो तो जो है जी कर मर रहा है, वो मर मर के जी सकता था, ऐसे मारते उसको, ठीक है। अब होगा प्लासी का युद्ध। अब क्या होगा, अब देखिए अलीनगर का जब संधि हो रहा था ना, अलीनगर का संधि, तो देखिए एक षड्यंत्र रच रहा था, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। अलीनगर के संधि के समय ही एक षड्यंत्र रच रहा था, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव चाहता था कि जो सिराजदौला का सेनापति है उससे मेरा कोई मुलाकात करवा दे। और इससे मुलाकात करवाने के लिए देखिएगा रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, एक बड़ा गुप्त षड्यंत्र रचता है। उसने नवाब के गुप्त सेनापति मीर जाफर और धनी व्यापारी अमीर चंद से गुप्त मुलाकात किया। अमीर चंद से पहले मुलाकात करता है, अमीर चंद तुम हमको एक बार सिर्फ किससे मिला दो, मीर जाफर से मिला दो। मीर जाफर से जो अमीर चंद है व्यापारी है, तो व्यापारी होता है लोभी, उसको चाहिए हमेशा रुपये की बात करेगा। तो अमीर चंद से मिलाने की बात करता है, तो अमीर चंद कहता है फ्री मिला देंगे, हम मिलाने का इतना रुपया लेंगे, हमको रुपया चाहिए। तो रुपया जब अमीर चंद लेता है मिलाने के लिए, मिर्जाफर से मिला देता है, किसको पता है मिर्जाफर कौन है, सिराजदौला का सेनापति है। देखिए अंग्रेज का दिमाग, फूट डालेगा राज करेगा। अब मिर्जाफर को मिलाता है, तो मिर्जाफर जाता है रॉबर्ट क्लाइव के पास मिलने के लिए, मिल लेता है। तो रॉबर्ट क्लाइव मिर्जाफर को कहता है तुम क्या है, बंगाल का एक सेनापति है तुम, और तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे तो कैसा लगेगा। मन खुश हो गया कि बंगाल के नवाब बन जाएंगे, कहा एक सेनापति है और कहा बन जाएगा वो क्या, बंगाल का नवाब। जैसे मान लेते हैं आपको बोलेंगे कि अभी तुम एक विद्यार्थी हो, तुमको अभी डीएसपी आईएएस बना देंगे, तो कितना मजा आएगा, ओके वाह, क्या करना पड़ेगा बोलिए ना, ठीक है। तो लोभी है मिर्जाफर भी, लेकिन व्यक्ति को ईमान बेचना नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या था, ये बड़ा ईमान बेच दिया।
बोला हमको जो कहिएगा हम वो करेंगे, आप बोलिए ना, सिर्फ हमको बंगाल का नवाब बनना है। लोभी था, बंगाल का क्या देने का वाद किया, नवाब का पद देने का बात किया। इसीलिए क्लाइव किससे मिल गया, सॉरी मीर जाफर किससे मिल गया, रॉबर्ट क्लाइव से, ठीक है। और इसके बाद क्लाइव पर अलीनगर की संधि का उल्लंघन का, सॉरी नवाब पर अलीनगर के संधि का उल्लंघन का आरोप लगाया। बोला कि हम जो है युद्ध का मैदान हम ही तय करेंगे, ठीक है, और हम कोनो बहाना लगाकर युद्ध करेंगे, किससे, सिराजुद्दौला से। किससे युद्ध करेंगे, सिराजुद्दौला से। और इस प्रकार से ये बहाना बना देते हैं, और बहाना बनाने के पश्चात एक मैदान तय करते हैं जिसका नाम क्या होता है, कौन सा मैदान, प्लासी। कौन सा मैदान, प्लासी। और प्लासी का जो मैदान है भागीरथी नदी के किनारे होता है। तय करते हैं यही, और तय ऐसे करते हैं कि बोले कि हम जो है राजमहल से बहुत दूर रख, जो है ऐसा जगह तय करेंगे जहां हम युद्ध करेंगे, किससे, सिराजुद्दौला से। और याद रखना है सिराजुद्दौला के राजमहल से काफी दूर है कलकत्ता, ठीक है। प्लासी जगह है, प्लासी क्या है, जगह है, और प्लासी नामक जगह जो है वो भागीरथी नदी के किनारे है। जगह कौन तय किया, सिराजुद्दौला तय किया, ठीक है। और बोला कि तुम जो है महाराज को पहले आने देना, नवाब को पहले आने देना युद्ध भूमि में, और बाद में बोला कि नवाब को, अपने महाराज को कि आप जाइए, हम इस युद्ध को तो ऐसे ही जीत लेंगे, ठीक है। और यही होता है। और रास्ता में सेट करके देना किसी को मारने के लिए, किसको मारने के लिए, सिराजुद्दौला को। और यही होता है कि मीर जाफर का पुत्र मीरन और उसका पुत्र मोहन रास्ता में सेट रहता है, एकदम पूरा अड्डी गाड़ के खड़ा रहता है कि ज्यों ही आएगा उसको क्या कर देंगे, मार देंगे। तो इस प्रकार से चलता है कहानी, और ये सब कहानी सेट हो गया। अब कहेगा, यानी नहीं होता है लड़े के मोन था आंख मगल खुट्टी वाला कहानी सुने हैं, हाँ, तो वही होता है। अब सिराजुद्दौला ये रॉबर्ट क्लाइव जानबूझकर कहेगा, कौन सा संधि, अलीनगर का संधि ने किया था, उसका तुम क्या किया है, उल्लंघन किया है। अब तुमको युद्ध करना पड़ेगा मेरे साथ, क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। और इसी कारण होता है कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध। देखिए मैदान तैयार है, इधर से अंग्रेजी सेना और इधर से बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, समझ रहे ना, बंगाल का नवाब कौन, सिराजुद्दौला। इधर से नेतृत्व कर रहा है नवाब सिराजुद्दौला, और इधर से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव थल सेना का और वारसान नौसेना का। सैन्य बल में 50,000 विशाल सेना किसके पास है, सिराजुद्दौला के पास। इधर से सेनापति कौन है, मीर जाफर, मीर जाफर है। और इधर से नेतृत्व तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन। सोचिए रॉबर्ट क्लाइव अभी तक मात्र एक सामान्य सेना के पद पर है, समझ गए ना, लेकिन इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी, इतना ज्यादा दूरदर्शी, इतना ज्यादा शक्तिशाली, दिमाग से इतना तेज था कि कूटनीति चाल चला। इसके पास मात्र कितना सेना है बताइए, कहां मुट्ठी भर और कहां ढकिया भर, छिट्टा भर है। चाहता ये तो इसको मसल सकता था, लेकिन अपना धोखा देगा तो कितना भी बड़ा से बड़ा आप शक्तिशाली हैं, आप क्या होइएगा, हार जाइएगा। तो यही होता है। मीर जाफर कहता है महाराज आप चले जाइए, मेरे पास 50,000 का विशाल सेना है और उधर मुट्ठी भर अंग्रेज है, इसको तो हम ऐसे मसल के आ जाएंगे, ठीक है। महाराज भी खुश, पूरा कौन, नवाब सिराजुद्दौला अपना एकदम पूरा जो है यहां से निकल जाते हैं युद्ध के मैदान से। रास्ता में किसको सेट किए हुए है, मीर जाफर अपने बेटा मीरन को और अपने दोस्त मोहन को, दोनों सिराजुद्दौला की रास्ता में ही तलवार से निर्मम हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। और इस प्रकार से अंत हो जाता है किसका, सिराजुद्दौला का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और प्लासी का युद्ध क्या होता है, समाप्त। और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में एक नया पद आया। बंगाल में क्या आया, एक नया पद आया, 2 थप्पड़ खींच देंगे आके समझ में आ जाएगा, ठीक है। बंगाल में क्या है, एक नया पद आया, ठीक है। कौन सा पद आया,
तो याद रखना है बंगाल में आया गवर्नर का पद। कौन सा पद आया? तो क्वेश्चन रहेगा कि बंगाल के गवर्नर का पद किस युद्ध के बाद आया? तो प्लासी के युद्ध के बाद। कब हुआ प्लासी की युद्ध? 23 जून 1757। 23 जून 1757 ईस्वी को युद्ध हुआ। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? पहला तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अरे क्लाइव ही न बनेगा जी, युद्ध कौन जीता? क्लाइव। तो प्रमोशन किसको मिलेगा? क्लाइव को मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा होता क्या, परिणाम क्या निकला? तो मीर जाफर के महाविश्वासघात के कारण अंग्रेज की पूर्ण विजय और नवाब की क्या हुई? हार हुई। ठीक है, और सच्चे देशभक्त सैनिक भी थे उसमें कि सब धोखेबाजे था जी? सच्चे देशभक्त सैनिक भी थे जो सिराजदौला का साथ उनके दो वफादार सैनिक मीर मदन और मोहन लाल ने दिया। ठीक है, जो बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हो गए। ऐसे सेना को सलाम करिएगा कि मीर जाफर को। और भारतीय इतिहास में मीर जाफर को उपाधि मिला कुत्ता का, गधा का, गीदड़ का, और उसमें भी किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। तो भारतीय इतिहास में रॉबर्ट क्लाइव का कुत्ता, गधा, गीदड़ किसको कहा जाता है? मीर जाफर को। और तुलना भी किया जाता है कि जब अपना ही मीर जाफर बन जाए तो सिराजदौला क्यों नहीं हारे, मुहावरा है। ठीक है, याद रखना। तो याद रखना है आप लोगों को ये बात। विश्वासघात और नवाब की हत्या। इन युद्ध के वक्त मुख्य सेनापति मीर जाफर एक चाल चली और नवाब को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकल जाने को कहा। जैसे ही सिराजदौला बाहर निकला, मीर जाफर का पुत्र मीरन और उसका दोस्त मोहन मिलकर सिराजदौला की क्या कर दिया? हत्या। और इस हत्या पर इतिहासकार विद्वान क्या लिखते हैं? प्रसिद्ध कवि नवीन चंद्र सेन, बंगाली कवि हैं, बंगाल के ही हैं। क्या कहते हैं कि प्लासी के युद्ध के परिणाम को शाश्वत दुख की काली रात कहा कि ये जो प्लासी का युद्ध है इसमें जो हार हुई है सिराजदौला की, ये हार नहीं हुई है, ये पूरे भारत की हार हुई है। क्यों? क्योंकि ये हार से अंग्रेज का महत्वाकांक्षा बढ़ेगा और ये अंग्रेज धीरे धीरे भारत को गुलाम बना लेगा और शाश्वत यानी बहुत दिन तक भारत को क्या करके रखेगा? गुलाम बनाकर रखेगा। और इस प्रकार से 200 वर्षों तक भारत को क्या बना के रखा? गुलाम बनाकर रखा। कौन? और इसीलिए न कहे थे, देखिए कितना दूरदर्शी होंगे, कहे शाश्वत दुख की काली रात। इस युद्ध के बाद अंग्रेज ने भारतीय राजनीति में सीधे हस्तक्षेप करना शुरू किया। महत्वाकांक्षा बढ़ा, सीधे सीधे हस्तक्षेप करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। और यह तय करने लगे कि बंगाल की गद्दी पर कौन बैठेगा। युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो बताइए अब बंगाल का अगला शासक कौन बनेगा? रॉबर्ट क्लाइव बनेगा कि मीर जाफर बनेगा जी? और उसका कुत्ता गधा वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि अगला नवाब बना देंगे तुमको, लो नवाब बन जाओ। अब नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर। तो इससे आगे अब क्या पढ़ेंगे? अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो देखने में क्या होगा? परेशानी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।